तो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का बिहार बोर्ड का हिंदी देखिए गोधूली भाग 2 10th का है, बिहार बोर्ड का है। और काव्य खंड इसका कविता का ये चैप्टर आपका है 9 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है हमारी नींद। हमारी नींद बहुत अच्छा चैप्टर है, गजब चैप्टर है, समझना है। इससे प्रश्न पूछा जाता है और हमारी नींद के दौरान क्या क्या होता है बताना है। तो आपको सबसे पहले कविता का जो परिचय होते हैं, लेखक परिचय, कविता परिचय, पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उसके बाद अर्थ, हिंदी अर्थ, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेखक परिचय। लेखक, हमारी नींद का लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद का लेखक है वीरेंद्र डंगवाल, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जिला के कीर्ति नगर में, उत्तरांचल में जो पड़ता था वहाँ हुआ था। जन्म 5 अगस्त 1947 को और टिहरी गढ़वाल जिला के कीर्ति नगर में, उत्तरांचल में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी में हुआ था। 28 सितंबर 2015 में इन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। लगता है कि हर क्लास में ही ये बदलते थे जगह। तो यहाँ से प्राथमिक शिक्षा, लेकिन इलाहाबाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये MA किए, जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएँ, तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह जिसका नाम है इसी दुनिया में, आपको बोलेगा इसी दुनिया में का लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल, प्रकाशित हुआ। इसके बाद दूसरा है आपका दुष्चक्र में सृष्टा। ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं का विशाल मात्रा में अनुवाद किया। विभिन्न कवियों के कविता और अलग अलग कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किया। अब हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। जो प्रस्तुत कविता हमारी नींद है उसको वीरेंद्र डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। दुष्चक्र में सृष्टा अभी पढ़े थे आप, इसी से लिया गया है ये कविता हमारी नींद। पूछ देगा हमारी नींद कविता कहाँ से संकलित है, तो दुष्चक्र में सृष्टा से। इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में से लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। जैसे हमारा जो जीवन होता है वो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन या बेपरवाही के बाहर किसी भी परिस्थितियों में हमारा जीवन बढ़ते ही जाता है, उसी के बारे में लेखक बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कविता पर। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। अब मतलब क्या है? मतलब देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है। आराम रेस्ट करने के लिए आराम की नींद सोता है। लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। लेकिन प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, विकास का क्रम रोकता नहीं है, सोता नहीं है, हमेशा जारी रखता है। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। हम जब सोते हैं उस समय बहुत पेड़ पौधे बढ़ते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना शुरू कर देता है। जो बीज हम लगाते हैं तो वह बढ़ना शुरू होता है, अपने ऊपर जो छिलका उसका होता है कोपल को वो हटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही कवि कहते हैं हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं ये पौधे, ये पेड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे है एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब हम सोते हैं उस दौरान क्या क्या होता है? मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। कई शिशु पैदा हुए, कई बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से कई तो मारे भी गए, कई तो मर गए, जैसे दंगे, आगजनी और बमबारी में। अब कवि कहते हैं कि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के, दीन मतलब गरीब लोगों के जीवन के दशा के विषय में कवि कहते हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण, गरीबी के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोप, जो अत्याचार करते लूटते हैं, उसके कोप के शिकार हो गए, जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए। आजकल आपको पता है इस दुनिया में कितनी खतरनाक घटनाएं होती है, उसी में मारे गए। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अब क्या है इसका मतलब? देखिए, कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जहाँ पर गरीब लोग हैं जिसको खाने का अनाज नहीं है, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा
कुछ नहीं जानते हैं, मतलब भूख मिटाने के सिवा उनको कुछ पता नहीं। वहाँ भी विलासी लोग जो मस्ती करते हैं, देवी जागरण मतलब भगवान का पूजा तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवा कर ठगने का कार्य करते हैं। बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर बजवा करके चंदा लेना, विभिन्न प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। अब बोलते हैं कभी कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारे नींद के दौरान, नींद के बावजूद। अब कभी कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद, जो अत्याचारी हैं सुख और भोग के जितने भी साधन है व्यवस्था करने के बाद हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। क्योंकि अब कोई भी बेईमानी करता है, लूटता है, तो सबसे पहले अपनी वास्तविक जो जरूरी जो होता है कुछ खान पान, यही चीज़ पूरा करता है। लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसका लत लग जाता है बेईमानी करना, लूटना या चोरी करना, तो उसके बाद भी उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, जुल्म उनका कमता नहीं। देखिए, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, और लोग भी हैं और कई लोग भी हैं अभी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। अब कभी कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं, आज भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, जो अपनी सुविधा का त्याग नहीं करना चाहते, तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। तो जनता जो है अत्याचारियों के विरोध या अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से उनका इनकार नहीं भूलती, वह हमेशा अत्याचार करते रहते। तो आपका जो है ये चैप्टर जो था हमारी नींद, वीरेंद्र डंगवाल जिनका लेखक थे, सारा अर्थ आपको बता दिए, समझा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर चैप्टर का हमारा देखिए क्वेश्चन आंसर। देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक विषय की, एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट करें। प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब, एक चित्र की रचना करता है, उस चित्र को स्पष्ट करें। देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेंद्र डंगवाल ने मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया। ठीक है, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, जब ये सुविधा भोगी मानव नींद रूपी चादर को ओढ़कर सो जाता है, तब भी प्राकृतिक के वातावरण के एक छोटा बीज अपनी कर्मठता रूपी सिंगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तब भी एक छोटा सा जो बीज है, ठीक है, एक छोटा सा बीज प्राकृतिक में अपनी कर्मठता रूपी सींगों से, उसकी जो सींग होती है, उसकी जो निकलता है सींग, ठीक है, धरती की सतह जो संकट के रूप में होता है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सिंग, फुली हुई बीज, छत, ये सभी बिंब रूप में उपस्थित है। मतलब इसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक बिंब चित्रित होता है, एक चित्र बनता है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? मक्खी के जीवन क्रम का कवि क्यों उल्लेख करते हैं? देखिए, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता, जो हमारे जीवन का जो निम्न स्तरीय जीवन को दर्शाना चाहते हैं। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है दुनिया में, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है। अब सृष्टि में जीवन की जो निम्नता है उसके बारे में बताते हैं कभी, लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा उपयोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता। मक्खी के जीवन से यही ना पता चलता है कि अपना सुविधा के लिए परजीवी बन जाओ, दूसरे का खून चूस लो, दूसरे के मेहनत का फल खा लो। मक्खी का वही काम रहता है और कभी वही बोध करना चाहते हैं। देखिए, कभी गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? गरीब बस्तियों का उल्लेख कभी क्यों करता है? देखिए, कभी गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून रोटी के लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी तरसते हैं। 2 जून का मतलब क्या हो? शाम और सुबह 2 टाइम रोटी के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करते हुए तरसते हैं। वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो सकता है। अब जहाँ पर लोग को 2 टाइम भोजन नहीं मिलता है, वहाँ पूजा पाठ सार्थक होगा? उसका कोई अर्थ निकलेगा? यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपनी उल्लू सीधा करने के लिए, अपने काम को करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते। और जो लोग गरीबी से ग्रसित हैं वो भी आजकल सचेत नहीं होते इन बेईमानों से। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए,
कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। हमारी सुविधा भोगी और आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं समाज का एक वर्ग जो ऐशो आराम की जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता, मौज मस्ती करता है, ठीक है। उसी का लाभ अत्याचारी उठाते, अत्याचारी उसी लोगों का लाभ उठाते हैं हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते। जो हम बेपरवाही करके हमारा जीवन लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इस अव्यवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। एक बाहरी साधन तो रहा, आंतरिक साधन और बाहरी साधन से वह हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, इनकार करना न भूलने वाले कौन है? मना करना। कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो हठ करते हैं, जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो हठ करते हुए रहते, गलती तो करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनका दलील काफ़ी साफ और मजबूत है, मतलब वो गलती किए ही नहीं है, वही सच बोल रहे हैं। आपका छठा प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। देखिए, किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख होता है। अगर कविता शरीर है तो शीर्षक उसका मुंह है। शीर्षक कविता की सारगर्भिता लिए शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती है। सबसे पहले शीर्षक सार्थक, लघु मतलब छोटा, सीमा के अंदर होना चाहिए। साथ ही शीर्षक घटना प्रधान होना चाहिए, जो घटना घटित हो रहा है कविताओं में वही होना चाहिए। जीवन प्रधान या विषय वस्तु प्रधान होता है, यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, जो बात बोल रही है उसी के अधीन शीर्षक है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक है, सुनने में भी अच्छा लगता है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि जो कविता है शीर्षक के आसपास ही है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाता है, अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। मतलब शीर्षक का नाम सुनकर हमें जानने की उत्सुकता जाग जाती है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए, आपका सातवां प्रश्न है, व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर। तो हम ये बात तो लिखेंगे ही, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है, ठीक है। इस अंश में कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते। जो नेता होता है, नेता पूंजीपति एवं अत्याचारी, ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। नेता हुए, पूंजीपति लोग हुए, ये सब क्या करते हैं? गरीब लोगों से वादा करते हैं और फिर जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है, काम हो जाता है, तो इनकी मजे लेते हैं इनसे, ठीक है। यानी साधन तो सभी जुटा लिया अत्याचारियों ने। उसकी व्याख्या करना है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। कवि वीरेंद्र डंगवाल सामाजिक अत्याचारियों के करतूतों का पर्दाफाश किए। आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम मतलबी बना लिया। आराम मतलबी का मतलब कि आराम करने योग्य, आराम करेंगे रुपया आते रहेगा, ठीक है। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अब इनकी जो लोग विवश होते हैं उनका लाभ उठाते हैं। अत्याचारी आंतरिक और बाह्य रूप से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद के बावजूद की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में हिंदी काव्यधारा के समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल ने वैसे लोगों का चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन क्रम कभी नहीं रुकता है, हमारा जीवन हमेशा चलते रहता है बिना रुके, ठीक है। समय चक्र के समान बिना किसी प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे ही बढ़ते जाते, जैसे घड़ी चलते रहती है, समय रुकता नहीं है, वैसे ही जीवन चलता है। यदि हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति सुविधा उपयोगी आराम पसंद जीवन पसंद करते हैं, हमारे समाज का कोई व्यक्ति सुविधा उपयोगी हो, आराम पसंद जीवन पसंद करता हो, तो भी कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा होता है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ते जाता है, जो कर्मवाद का संदेश देता है। तो भी एक ऐसा पक्ष होता है जो
आगे बढ़ते जाता है। मतलब चाहे आराम से जीवन जिए या कष्ट करके, आपका जीवन तो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको हमारी नींद जो शीर्षक चैप्टर था, अर्थ बताया, प्रश्नोत्तर बताया, खत्म है। लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, जो आपके काम का वीडियो है उसको जरूर देखिए और एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।